ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਕੈਮ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸਕੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ? ये बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए, ये जब इसका डेटा बाहर निकल कर आया कि किन कंपनियों ने किन पार्टियों को बॉन्ड दिए, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर बॉन्ड उन कंपनियों ने उन पार्टियों को दिए जिन पार्टियों की सरकार से उन कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा था। या तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे, या उनके हक में पॉलिसी बनाई जा रही थी, या फिर ईडी, आईटी और सीबीआई को अपने ऊपर से हटाया जा रहा था, या फिर ड्रग कंट्रोलर को अपने ऊपर से हटाया जा रहा था। तो ये तो घूसखोरी हो गई। और चाहे घूस 10,000 करोड़ की ही क्यों ना दी गई हो, लेकिन उस 10,000 करोड़ की घूस से कई लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। कई लाख करोड़ जो टैक्स के पैसे आने चाहिए थे, या जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आने चाहिए थे, वो नहीं आए हैं। और उसकी वजह से लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसी खतरनाक जानलेवा दवाइयाँ या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो चलने दी गई इस घूस की वजह से। इस वजह से इसको परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो हैं, वो कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਧੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। देखिए, ईडी ਦਾ ਧੰਦਾ, ईडी का तो हम रोज ही देख रहे हैं ना कि वो एक पॉलिटिशियन को घेरती है। जब वो पॉलिटिशियन भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसको छोड़ देती है। और यही चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी दिखाई दे रही है कि कंपनियों को घेरा गया और उन्होंने जब चंदा दे दिया तो उनको छोड़ दिया गया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। मतलब अजीब बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत पारदर्शिता इससे आ गई। ये तो पूरी स्कीम ही इसलिए बनाई गई थी। जेटली साहब ने बोला ही था कि हम छुपाना चाहते हैं कि कौन किसको चंदा दे रहा है, नहीं तो रूलिंग पार्टी प्रताड़ित कर सकती है उन कंपनियों को जो अपोजिशन को चंदा देते हैं। तो ये तो पूरी स्कीम ही छुपाने के लिए लाई गई थी। उसका तो खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई तुम सार्वजनिक करो ये जानकारी, नहीं तो सरकार थोड़ी सार्वजनिक करने वाली थी। तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री ले रहे हैं, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि हम ये फिर से लाएंगे। अरे, जब स्कीम को गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है तो फिर से कैसे ला सकते हैं? फिर से तो तब ला सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही रद्द कर दें, और ये लोग यही चाहते हैं कि संविधान रद्द हो जाए। ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 5 जजों का यूनानिमस फैसला है, ये रिव्यू नहीं हो पाएगा। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ABCD ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਾ ਨਾ, 6,000 ਕਰੋੜ ਚਲੋ BJP ਨੂੰ तो है। तो इसीलिए बहुत सारी जो खासकर रूलिंग पार्टियां होती हैं वो इस तरह के जो पॉलिटिकल पैसा होता है उसको बढ़ावा देना चाहती हैं, उसको रोकना नहीं चाहती, चाहे उसमें करप्शन ही क्यों ना हो रहा हो। ये तो प्रॉब्लम है हमारे देश में। इसलिए जब तक जनता इसके खिलाफ नहीं खड़ी होती और जनता
तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया ये इलेक्टोरल बॉन्ड को, लेकिन और बहुत सारे तरीके हैं जो आज भी यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे हमको चुनावी सुधार करने की ज़रूरत है, कम से कम पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੌਂਡ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇ ਕੀ? अल्टरनेटली तो ये है ना कि पैसा पॉलिटिकल पार्टी में जाने जाना तो रूप पहली बात तो इतना पैसा जो आजकल खर्च किया जाता है हिंदुस्तान में चुनाव में, उतना खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितना खर्च कितना होता? तुझे बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर दी थी जब सेमिनार चल रहा है। हाँ, कि ये कहा जाता है कि 2019 में 50,000 करोड़ खर्च हुआ भाजपा कुल मिलाकर। भाजपा ने ही कम से कम पिछले 5-6 साल में कम से कम 15,000 करोड़ इकट्ठा किए हैं। तो 15,000 करोड़ तो सिर्फ भाजपा खर्च कर रही है, और ये तो वो है जो डिक्लेयर्ड पैसा है। अनडिक्लेयर्ड कैश भी होता है बहुत सारा, तो इसलिए खर्चा तो बेइंतहा हो रहा है, और इतना खर्चा होने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोगों का तो सारा सिस्टम पैसे का बन गया है। चुनाव जो है एक पैसे का खेल हो गया है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आखिरी मेरा सवाल, इस तरीके के सैमीनार किन्ने जरूरी महसूस करते हो? तुहानूं लगता है कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों च, देश के अलग अलग हिस्सों च होने चाहिए इस तरीके के सैमीनार जिहड़े कि अवेयर करते हैं लोगों को? इलैक्ट्रॉनिक बॉन्ड बारे ज़्यादा पता भी नहीं है लोगों को। ये बात नहीं, इस तरह के सेमिनार जगह जगह होने चाहिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम ही आएँ और इसके बारे में बताएं। और लोग भी इसके जानकार हैं जो आकर इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और ये तो एक इशू है इलेक्टोरल बॉन्ड का या पॉलिटिकल फंडिंग का। बहुत सारे इश्यूज हैं इस देश में, बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उन सब पर सेमिनार होने चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ NGO ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਜਲੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, लेकिन हाले तक भी ये चर्चा बहस लगातार बनी हुई है, क्योंकि ना प्रधानमंत्री पिछे हट रहे हैं अपने बयानों चों, ना अमित शाह इन्होंने बयानों के उत्तों पिछे हट रहे। कहते वो तो सही सीगा जो इलैक्टोरल बॉन्ड का फैसला असी चंगे लिए फायदा। देखिए, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि इतना बड़ा जजमेंट हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इतनी लंबी सुनवाई करके दिया, और कोर्ट ने एक मत में, इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी चंदा जो आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये लोगों के जानने के अधिकार पर अनुच्छेद 19(1)(a) का प्रहार है, क्योंकि इससे हम जान नहीं पाते कि पॉलिटिकल पार्टीज किससे पैसा ले रही हैं, और फिर जो कंपनियों से वो पैसा ले रही हैं उनके लिए कैसे काम कर रही हैं। और कोर्ट ने यही लिखा है कि इससे तो क्विड प्रो को और करप्शन बहुत पनपेगा। अब ऐसे में जब ये ऑर्डर आ चुका है और हमारे सामने डेटा आ गया है, जो डेटा सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किस पार्टी को दिए, उससे नजर आ रहा है कि कितना बड़ा घोटाला हमारे देश में चल रहा था, कैसे काला धन बढ़ रहा था, कैसे जो कंपनियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी, रेगुलेटरी इनएक्शन के पोटेंशियली हो रहा था, एक्सटॉर्शन हो रही थी। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री ये कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, तो समझ में नहीं आता कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आई है उसके कारण आज हमें ये सूचना मिली है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि इसके कारण लोगों को पता चल गया कि किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया। पर सच तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम जो थी वो तो पूरी तरह से गोपनीय कर रही थी सारे चंदे को। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट नहीं देते तो आज आप और हम नहीं जान पाते कि किसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से किस पार्टी को पैसे दिए। तो ये स्कीम सक्सेस नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत बढ़िया आया, वो लोगों के लिए जीत रहा।
लेकिन ये जो पूरी बात हो रही है कि इससे काला धन कम हो गया, ये तो लग रहा है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग पछताएंगे जो इसका विरोध करते आए हैं। पर मुझे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री को कि सारे मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक हियरिंग के अंदर मुद्दे को सुना और फिर इसे गैर संवैधानिक घोषित किया है। तो ये ऐसी स्कीम थी जिसने इस घोटाले को जन्म दिया, इतने बड़े घोटाले को, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और अनियमितताएं हुई हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। देखिए, ये तो यही दिखाता है कि कहीं पर जो प्रधानमंत्री हैं और तमाम मंत्री हैं जो आज भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम थी और वही सब तर्क दे रहे हैं जिनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सुन के खंडित कर दिया, डिस्कस करके कह दिया कि ये तो गलत तर्क हैं, उसके बावजूद वो इसी बात पे लगे हैं। तो यही लगता है कि या तो उन्हें विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, और या फिर अभी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अगर हम जीते तो हम फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। तो क्या वो ये संदेश दे रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे? डिक्टेटरशिप का बिहेवियर नहीं लग रहा है कि नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि गैर संविधानिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो अगर इसको वापस लाना है तो फिर तो यही एक तरीका हो सकता है कि संविधान बदला जाए। लेकिन तो अगर तो ये कहा जा रहा है तो लोगों को वैसे ही मुझे लगता है परेशान होने की, घबराने की बात है कि संविधान बदला जाएगा। और अदरवाइज ये बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि दिख रहा है कि रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे आज सवाल उठा रहे हैं और जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत हैं उससे बार बार कह रहे हैं कि ये तो अच्छी चीज़ थी। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है लगता है। जी जी, बिल्कुल नैरेटिव सेट होने की कोशिश। ਇਹ ਸਕੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 6000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 12000 ਕਰੋੜ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा है वो केवल वो पैसा है जो घूस के रूप में दिया गया है, लेकिन उसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो तो बहुत बड़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। मेघा एक कंपनी है जिन्होंने 140 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया और बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया 14,000 करोड़ रुपए का। तो मतलब 140 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल आज हमें दिखाई दे रही है। डायरेक्टली कमीशन है तो ये तो किकबैक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके से किकबैक और जो पूरा ब्राइबिंग का जो सिस्टम है यही लागू होता है, पर्दे के पीछे चल रहा है ये सिस्टम। तो ये जो हम कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का ये घोटाला है वो इसीलिए है कि पैसे तो केवल 16,500 करोड़ रुपए ही दिए गए, लेकिन इसके बदले में लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनियों को मिले। जो और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी जो ईडी, सीबीआई जिन घोटालों में जांच कर रही थी जिसमें भी लाखों करोड़ों रुपए की धांधलेबाजी हुई जिसको रिकवर किया जाना चाहिए था पब्लिक एक्सचेकर के लिए, वो भी छोड़ दिए। क्या इन सब चीज़ों के अंदर हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और ये जांच जो है ये ईडी, सीबीआई वगैरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खुद इस पूरे घोटाले में इनका नाम आ रहा है। अच्छा, ऐसे करके क्या जाता है कि चंदा दोगे तो धंधा मिलूगा, धंधा ना मिलूगा तो फिर जो चंदा नहीं दोगे तो तुसी फिर ईडी का फंदा मिलूगा। ये ईडी जरिए एक्सटॉर्शन। देखिए, हम बार बार देश में सुन रहे हैं वॉशिंग मशीन। अब ये तो सीधा ये लग रहा है इस डेटा को देखकर कि जो कंपनियां जिनके ऊपर केसेस लगे हुए थे, जिनके ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई के रेड पड़ रहे थे,
वो जो है वो ये चंदा दे रही हैं रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को, कि आप हमारा जो केस है वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, बैक बर्नर पे डाल दीजिए, उस पर एक्शन मत लीजिए। ये सवाल आज बहुत बड़े उठ रहे हैं इस डेटा को देखकर कि एक तो है कि चंदा दो धंधा लो वाली बात, कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दीजिए और फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाखों करोड़ों के ले लीजिए जो दिख रहे हैं, और दूसरा है कि ये वॉशिंग मशीन में डालने का एक नया साधन इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, जैसा मैंने कहा, जांच की ज़रूरत है और एक स्वतंत्र जांच की, इंडिपेंडेंट जांच की ज़रूरत है। जो ईडी सीबीआई वगैरह नहीं कर सकते, वो इसमें खुद उनका रोल दिखाई दे रहा है। तो ये एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी इसमें होनी चाहिए, जिसकी याचिका हम लोग ने जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक आखिरी सवाल हैगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ? ਕੋਈ ਵੇ ਵੀ ਦੱਸ। देखिए, सीधे तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पहले भी कैश से पैसा जाता था पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ भी पैसा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब आए कैश बैन नहीं किया गया। तो बल्कि कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया कि क्या कैश बैन हो गया है, तो कोर्ट को सरकार ने कहा नहीं, कैश बैन नहीं हुआ। तो इसका मतलब सीधा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी चल रहे थे, कैश भी चल रहा था। ज़रूरत ये थी कि पहले जो गोपनीयता थी कि अगर आप पैसे देते हैं उसे छुपा लिया जाता है जो कैश में देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, आरपी एक्ट, इनमें ऐसे प्रावधान है जिसमें गोपनीयता दी जाती है कि 10,000 रुपये से कम कोई भी पैसे देंगे तो हम उनको बताने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि किसने पैसे दिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ 100-100 करोड़ का चंदा लेकर लोगों को ये कहती थी कि हमें तो सब लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये से कम दे दिया है, तो हम नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली। तो अब उसमें ज़रूरत ये थी कि आईटी एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड किया जाए और ये गोपनीयता हटा दी जाए। उसके बदले इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए गए, जो कि वाइट में भी जो दिया जा रहा है पैसा, चेक से जो दिया जा रहा है पैसा एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए, वो भी गोपनीय हो गया। तो ये तो एक बुरी सिचुएशन को और भी बुरा बना दिया। ਇਹ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋਏ। देखिए, उसका वे अभी तो यही होगा कि कैश से या चेक से पैसे ले सकते हैं। दोबारा वही हमें लगता है ज़रूरी ये है कि कैश कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग बंद कर दी जाए। कैश के थ्रू नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री लोगों से एक उम्मीद रखते हैं कि वो कैशलेस काम करेंगे, डिजिटल काम करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं? अगर वहाँ पर पारदर्शिता की ज़रूरत है तो आईटी एक्ट और आरपी एक्ट को अमेंड कर दिया जाए, पूरी तरह से गोपनीयता हटा दी जाए और कैश हटा दिया जाए, तो हमारा जो पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम है बहुत क्लीन हो जाएगा। धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਰ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।